मंच पर मौजूद सौम्या पटनायक जी, गौर हरिदास जी, तान्या पटनायक, मोनिका नायर पटनायक और सामने मौजूद वरिष्ठ जन हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। हम लोग बड़े अजीबोगरीब दौर में हैं। 2014 के बाद से हर कोई नंबर 1 होना चाहता है। और दूसरी मुश्किल ये हो गई है इस देश के सामने कि हर कोई कहता है बड़ी मुश्किल होती है। अखबार का संपादक कहता है अखबार चलाने में मुश्किल है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश चलाने में मुश्किल है। चीफ जस्टिस भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पा रहा है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के आंखों से आंसू निकल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे और वो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, जजेस की नियुक्ति कीजिए। बाद में हमने उनसे पूछा, जब वो रिटायर हो गए, आंसू निकल गए देश के चीफ जस्टिस की आंखों से। बोले बड़ी बुरी हालत है, बड़ा मुश्किल होता है, इतने मामले लंबित होते चले जाते हैं। तो अखबार के संपादक के लिए मुश्किल है, देश के प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल है, चीफ जस्टिस के सामने मुश्किल है। इस देश के मंत्रियों की तो स्थिति ही बुरी हो गई है, उन्हें कोई पहचानता ही नहीं है, उनके लिए तो और मुश्किल है। और जो आईएएस आईपीएस हैं नौकरशाह, उनको तो पूछिए नहीं, फाइल लेके खड़े रहते हैं और समझ नहीं आता है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पर पहुँचने के लिए हर आईएएस पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करता है। बड़ी मुश्किल हो गई है उनके साथ भी। इलेक्शन कमीशन के सामने मुश्किल है। हमने पूछा था इलेक्शन कमिश्नर से, जो इलेक्शन के डेट अनाउंस करने होते हैं, हर बार आरोप लगते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसने डेट तय किए हैं। बोले यार बड़ी मुश्किल है, इलेक्शन कमीशन में मुश्किल होती है बहुत चला पाना। सीबीआई आलोक वर्मा से हमने पूछा था, जिस समय आस्थाना उनके नीचे थे, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। मौका मिला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी दो बात करने का। रात के 12 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर में ऑपरेशन हुआ था। उन्हें सीबीआई चलाने में मुश्किल थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को समझ नहीं आ रहा था कि रात के 12 बजे इस देश में सीबीआई हेडक्वार्टर में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल होती है इस देश के भीतर में। और अंदर जब आप घुसिएगा तो मौजूदा वक्त में ईडी के डायरेक्टर को भी मुश्किल है। फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत मुश्किल में है। सीवीसी करप्शन को देखता है। केवी चौधरी साहब उस समय थे जब सीबीआई का मामला हुआ था। उन्हें भी बड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन कैसी मुश्किल उन्होंने आसानी की। जब रिटायर हुए तो चंद महीनों के भीतर वो रिलायंस क्या नौकरी करने लगे, डायरेक्टर हो गए। बड़ी मुश्किल है इसमें भी। आरबीआई को चलाना मुश्किल है इस देश के भीतर में, उसे भी मुश्किल हो रही है। एसबीआई की चीफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ अरुंधति भट्टाचार्य, पता लगवाए तो लोन सबसे ज़्यादा किसको दिया, तो पता चला रिलायंस को दिया गया था, और फिर रिलायंस में ही डायरेक्टर हो गई। उन्हें भी बड़ी मुश्किल थी। उस समय पूछे महाराज, बोले कि बड़ी मुश्किल होती है हमको, एग्रीकल्चर लोन पास करना बड़ा कठिन है, सारा का सारा एनपीए में तब्दील हो जाता है। कोई विभाग आपके जहन में आता हो तो बताइएगा हमारे बोलने के बाद, तब हम बताएंगे उसे कितनी मुश्किल होती है। और नंबर 1 इस देश में एक ही है, बाकी लोग नंबर 1 बनने की कोशिश इस देश में ना करें। ना संपादक करें, ना अखबार निकालने वाले करें, ना मंत्री करें, ना मुख्यमंत्री करें। नंबर 1 एक ही है, नंबर 2 भी एक ही है, हो सकता है नंबर 10 भी एक ही हो। हम एक ऐसे दौर में हैं जिस दौर में आप कोई सवाल हवा में भी उछाल दीजिएगा तो लगेगा कोई सुन रहा है, और पता नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा। अजीबोगरीब स्थिति है ये। दरअसल स्थिति अज्ञानता की है। जब आप अज्ञानता को ज्ञान मार लेते हैं ना, तो ऐसी ही स्थिति होती है। और हम लोग इस दौर को बाखूबी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। और हम लोग की मुसीबत यह भी है कि हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की पीठ पर सवार होकर चले, उसका ग्लैमर कुछ ऐसा
जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कांग्रेसी नेता दाएं बाएं घूमते थे, कहते थे कि हमारा नाम ये है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी के नेता दाएं बाएं घूमते थे। उसमें हम बड़े बड़े नाम ले सकते हैं आपके सामने, अडवाणी जी तक आ जाते थे। मैं लाल कृष्ण आडवाणी, पहचानते हैं ना। ये हालत हो जाती है सत्ता ना रहे तो। और मोदी जी ने और कमाल कर दिया, सत्ता आई तो उनके अपने बीजेपी के लोग भी बताने लगे मैं मंत्री हूँ, मैं देखिए ना क्लाइमेट चेंज पर बहस हो रही है लेकिन मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, मुझे पहचान लीजिए। कमाल की स्थिति है। लेकिन उड़ीसा में जब हम आ रहे थे और हमारे पास झटके में फ़ोन आया कि आप आइए, हमने वक्त नहीं लगाया। उसकी कई वजह थी। हमें नहीं जानकारी थी कि संवाद ग्रुप 1984 में शुरू हुआ, उस समय हमें नहीं जानकारी थी। लेकिन हमारे जहन में उड़ीसा की पॉलिटिक्स और मौजूदा वक्त की स्थिति, हम बार बार इन सवालों को ढूंढते रहे कि अखबारों में उड़ीसा के जरिए ही कोई रिपोर्ट हमको पढ़ने को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। खास तौर से कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो हड़कंप मची हुई थी, तो हम रीड कर रहे थे कि कैसी कैसी रिपोर्ट कहाँ कहाँ से आती है। तो जो अंग्रेजी अखबार यहाँ से निकलते हैं, हमने उसमें भी आर्टिकल्स पढ़े। कुछ पश्चिम बंगाल के अखबार हैं जहाँ से उड़ीसा के लोग लिखते हैं, उसको भी पढ़ा हमने। और इस बार गांधी फैमिली ने कहा कि हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप लोग अपने आप चुनाव लड़िए और जिसे जो करना है कीजिए। हम जरा डायमेंशंस बताना चाह रहे हैं आपको। आप कल्पना कर रहे हैं कि बीजू पटनायक ने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था अध्यक्ष पद को लेकर 1969, और जब कामराज प्लान आया था तो इंदिरा गांधी के साथ बीजू पटनायक खड़े थे। और उसके बाद बीजू पटनायक ने अपनी उत्कल कांग्रेस बना ली थी। उड़ीसा की राजनीति और उड़ीसा की राजनीतिक समझ इस रूप में भी समझिए कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी समूचे देश में कांग्रेस की लहर और 400 से ज्यादा सीट, लेकिन बीजू पटनायक चुनाव नहीं हारे थे। नवीन पटनायक की राजनीति 2014 में लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीट जीत जाती है और 2019 में भी 12 सीट जीते। दूसरे राज्यों की तुलना में कॉम्पिटिटिवली बहुत बेहतर। एक ममता बनर्जी बगल में खड़ी। इसके कई मतलब होते हैं। एक मतलब तो यह होता है कि रीजनल फोर्सेस को, क्षेत्रीय शक्तियों को डिगा पाने की स्थिति में नेशनल पॉलिटिक्स अभी भी नहीं आ पाई है। दूसरा मतलब होता है नेशनल पॉलिटिक्स की समझ जो है वह दिल्ली की सत्ता देखती तो है लेकिन इस देश को नहीं देखती है, और इस देश के भीतर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर जो सवाल प्लानिंग कमीशन की पहली बैठक में उठे थे, इस देश के 75 गरीब जिलों का जिक्र किया गया था प्लानिंग कमीशन की पहली बैठक, और प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया और नीति आयोग के भीतर 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए। हमने जब उसको देखा और मैच करना शुरू किया तो आपको जान के हैरत होगी, वो 75 जो 50 के दशक में नेहरू के दौर में इस देश में गरीबी को देख रहे थे, वही डिस्ट्रिक्ट बढ़ते बढ़ते 125 में तब्दील हो गए और अभी भी उनकी हालत वही है। कितना पानी बह गया राजनीति का, लेकिन लोगों की स्थिति में तो कोई सुधार आया नहीं। मौजूदा वक्त यूं ही नहीं बना है, मौजूदा वक्त को उससे पहले की अतीत ने सीढ़ियां दी है, उसके बाद मौजूदा वक्त हमारे सामने खड़ा है। सचेत हमें ही होना है। क्या उस समय हम सचेत नहीं थे? इस बात का जिक्र बार बार होता है। बीजू पटनायक फिर बाद में जेपी के साथ चले गए थे और 1974 में छात्रों का आंदोलन, 75 में पहली गिरफ्तारी के तौर पर बीजू पटनायक और उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा वक्त में अगर
जैसे ही जिक्र होता है जेपी का, आज जेपी की जयंती है और भाषण दे रहे थे अमित शाह बिहार में, और संदर्भ जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव जो है कांग्रेस के साथ चले गए, जो कि एक वक्त कहाँ पर खड़े थे। और दूसरा संयोग देखिए, आज ही मुलायम सिंह यादव का भी अंतिम संस्कार हुआ। वो मुलायम सिंह यादव जिन्हें लोहिया ने खड़ा किया था गैर कांग्रेसवाद के तहत, लेकिन बाबरी मस्जिद प्रकरण और अयोध्या प्रकरण ने उन्हें गैर भाजपावाद के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। और उसके पीछे उनकी एक थ्योरी थी, भारत की समूची राजनीति 360 डिग्री में घूम चुकी है, क्या हम तैयार हैं घूमने के लिए, या हमने समझ पाए हैं इन चीजों को। और जब मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर अगर हम पारंपरिक तरीके से स्थितियों का आकलन करने लगेंगे तो फिर हमारे हाथ खाली रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं आएगा। हम इस बात का जिक्र शायद इसलिए भी करना चाहते हैं कि मौजूदा वक्त की परिस्थिति में जब हम जिक्र कर रहे थे तो कमोवेश सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का भी हम जिक्र कर गए। उसमें फोर्थ स्टेट को भी जोड़ दीजिए, जो मीडिया है उसको भी जोड़ दीजिए आप। हमने जुडिशरी का जिक्र कर दिया, ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर दिया, और राहुल गांधी ने तो पदयात्रा निकालने से पहले खुल्लम खुल्ला कह दिया कि पार्लियामेंट के भीतर हमको बोलने ही नहीं दिया जाता है, हम खड़े होते हैं और हमें चुप करा दिया जाता है। हमें पता है पार्लियामेंट सिर्फ 4 या 5 लोगों के जरिए चलती है, और मौजूदा वक्त की स्थिति तो और बदतर हो गई है। उसे कैसे चलाया जाता है, जो स्पीकर बैठा होता है पीछे से कैसे निर्देश दिए जाते हैं, कौन से सवाल उठाने हैं, कौन से सवाल नहीं उठाने हैं, इसका एक रूप बड़े हल्के तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर जो रिफॉर्म का जिक्र करते हुए 3 कानून ला रहे थे, तो उसमें वोटिंग के दौर में पता चल गया। उस समय स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठे हुए थे? हरिवंश जी बैठे हुए थे। हरिवंश जी का अतीत क्या है? चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं। और अतीत क्या है? अखबार निकाला है उन्होंने, अखबार की नौकरी की है, संपादक रहे हैं। यानी संपादक हो या इस देश का चीफ जस्टिस हो, जो रिटायरमेंट के 3 महीने बाद पार्लियामेंट में नजर आने लगे, हम उन चीफ जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं। सीवीसी के चेयरमैन हो या सीबीआई के डायरेक्टर हो, हमें नहीं मिला कोई ऐसा पद पर बैठा हुआ शख्स जो राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ा नहीं है, और खड़ा है तो उसे लाभ नहीं है। कुछ युवाओं ने, इस दौर में चंद युवाओं ने आईएएस की नौकरी छोड़ी जरूर है, लेकिन यह एक परिस्थिति बतलाती है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर चेक एंड बैलेंस की समूची स्थितियां मौजूद हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाली गवर्नेंस और गवर्नेंस को चलाने वाले पद, जो पोस्ट होते हैं, चूंकि अखबार का उत्सव है ये, और हम भी जब अखबार में काम करते थे, हमने बड़े अखबारों में काम किया है, जनसत्ता में किया है, संडे ऑब्जर्वर में किया है, संडे मेल में किया है, लोकमत समाचार में किया है, एक अलग से चाणक्य भोपाल से निकालते थे जब टेलीविज़न का युग नहीं शुरू हुआ था, फिर बाद में टेलीविज़न में आ गए, टेलीविज़न के भी सारे चैनलों में काम किया, आज तक में किया, एनडीटीवी को शुरू किया 2003 में, जी में काम किया, एबीपी में काम किया, सहारा में काम किया, तमाम जगहों पे काम किया। उस समय कुछ कम परिस्थितियां थी जो प्रभावित करती थी, मौजूदा वक्त में प्रभावित होकर ही परिस्थिति की शुरुआत होती है। यानी किसे पद पर बैठाना है, सामने बैठे हुए 10 लोगों में से हमें इनके इंटेलेक्चुअलिज्म को नहीं देखना है, हमें देखना है कि कौन हमारे साथ भक्ति भाव के साथ खड़ा है और कौन हमारे लिए लड़ सकता है। वो पद कोई भी हो सकता है। तो अगर देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा ये है और इसके समानांतर
भारत की जो अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमी को चलाने की परिस्थितियां हैं, वो जो मौजूदा वक्त में जिस स्थिति में जा रही है, उसमें क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2014 में इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होते ही और उससे ठीक पहले से, यानी 2013 के अप्रैल के महीने से न्यू फाइनेंशियल ईयर के साथ इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को कितना पैसा दिया गया? जिसे बताना है उसी को पैसा दिया जा रहा है। और हर अखबार का, हर न्यूज़ चैनल का एक बिजनेस मॉडल होता है। मौजूदा वक्त में तो हम लोग अपने बच्चों को भी देखते हैं बिजनेस मॉडल के लिहाज से, कौन सी एजुकेशन करनी है, कैसी करनी है, आगे जाके किधर जाएगा। यह भी एक बिजनेस मॉडल हो गया, तब्दील कर दिया गया। हमने रोका नहीं इसे। सिलेबस बदलता है तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती है। हमें लगता है चलिए स्कूल का करिकुलम है बदल गया, फिर पता चलता है कि अच्छा यूनिवर्सिटी में भी चेंज हो गया, और होते होते हमारे सामने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ जाती है। फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां बतलाई जाती हैं कि कितनी अच्छी है। अगर ये अच्छी है तो भारत की एजुकेशन और भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दुनिया में कहाँ पर हैं, किस पायदान पर हैं, वह नीचे क्यों आ रहे हैं? मीडिया अगर बहुत बेहतर है, उसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल क्यों उठ रहा है? और दुनिया के अखबारों से भारत की स्थिति क्यों पता चलती है, हमें अपने यहाँ से क्यों नहीं पता चल रही है? इसीलिए लौटिए दोबारा 2013-14 की परिस्थिति में। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, कांग्रेस के दौर में भी ऐसा था। यकीनन था। हम लोग तो बतौर एडिटर्स दिल्ली में मौजूद रहते थे, और कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी। एडवाइजरी का मतलब होता है कि जैसे देखिए तेलंगाना बन रहा है, वहाँ की हिंसा को ना दिखाइएगा तो ठीक है, बाकी आपके विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन हिंसा नहीं दिखाइए तो अच्छा है। भरतपुर में दंगे हो गए हैं, मत दिखाइएगा तो अच्छा है। ये संपादकों के लिए एक एडवाइजरी होती थी, जिसकी संपादक का विवेक जैसा काम करे वो करता था। अब एडवाइजरी नहीं होती है। पहले निर्देश होता था, एक कदम आगे बढ़ गए, फिर पता चला कि दरअसल एडिटर ही गवर्नमेंट हो गई। वही बताने लगे कि आज आपको इस पे आर्टिकल्स आने हैं आपके अखबार में, और आने वाले वक्त में आपको इस पे बहस करनी है न्यूज़ चैनलों में, आपका जो प्राइम टाइम होगा इसके हिसाब से चलेगा। कल्पना कर रहे हैं आप? संपादक हमारे यहाँ जो बैठा है वो नहीं है, वो सत्ताधारी पार्टी तय कर रही है कि हम क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अखबार का एक बिजनेस मॉडल होता है। पटनायक साहब, कोई बहुत आसान काम नहीं है अखबार चलाना और निकालना, बहुत मुश्किल काम है। और अगर इस दौर में भी निकाल रहे हैं तो हम लोग अखबारों के कार्यक्रम में इसीलिए तुरंत चले जाते हैं कि एक अखबार निकलता तो रहे, कम से कम सूचनाएं आती तो रहे, जानकारी मिलती तो रहे। नहीं तो टेलीविज़न का जो गिमिक है और जो पूरे आपके मेंटल एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, वो दिन रात जो चलते रहता है, वो टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है। और उसके ऊपर जो बजट खर्च किया जा रहा था, ओवरऑल जो टेलीविज़न की समझ रखते हैं वो टीआरपी वारपी का जिक्र करते रहते हैं। हम जब 2013-14 का जिक्र कर रहे थे, उस समय 1800 करोड़ रुपया टीआरपी का बजट था, जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनलों को मिलता था। 1800 करोड़ रुपया मिल रहा है, उसमें आज तक का सबसे ज़्यादा मिलना था, उसको 500-600 करोड़ का हम लोग का टारगेट था, उसको अचीव भी कर लेते थे। तो टीआरपी की लड़ाई थी, एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हुई थी। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, एक तरफ टीआरपी की लड़ाई है
जिसके ज़रिए हमको कौन सी खबर दिखानी है नहीं दिखानी है, मार्केटिंग अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह है। जो मार्केट संभालने वाला व्यक्ति है वो बोलता है जनाब ये खबर दिखाइए, ऐसे दिखाइए, वैसे दिखाइए, इसको थोड़ी देर के लिए चलने दीजिए। लेकिन एक कल्पना कीजिए, अचानक एक वक्त व्यक्ति आता है, बोलता है आप लोग टीआरपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या फालतू काम करते हैं आप लोग, कितना पैसा चाहिए आपको, चलिए हम आपके लिए बजट रखते हैं 4,000 करोड़ रुपया। अरे हम तो 1,800 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ रहे थे और टीआरपी के जरिए एडवर्टीजमेंट आ रहा था, ये शख्स तो 4,000 करोड़ रुपया देने को तैयार है। तो टीआरपी गई, बताओ भाई क्या दिखाना है। उसने पहले बताना शुरू किया और बताते बताते खुद ही तय करने लगा, क्योंकि पैसा आ रहा था। 2014 से लेकर 2019 तक का बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए भारत की मीडिया को दिया गया, वह एडवर्टाइजमेंट के जरिए, जो कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों का जो बजट होता है, वह 5 सालों में जितना पैसा दिया गया उतना भारत के अपने प्रोसेस के भीतर में हम लोगों ने हिसाब लगाना शुरू किया तो पता चला कि इसके लिए हम लोगों को चले जाना होगा 91 में, जिस समय रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म। पीवी नरसिम्हा राव आए थे और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन टेलीविज़न की शुरुआत 95 से होती है, जो कि मेट्रो चैनल पर 2 प्रोग्राम लेकर आया गया था, आज तक और प्रणव राय लेकर आते थे द वर्ल्ड दिस वीक। यानी 90s से भी पहले से जो बजट एडवर्टाइजमेंट का इंडियन मार्केट में न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया को मिलता था, उससे दुगने से ज़्यादा बजट देने को अगर सरकार तैयार है तो आपका बिजनेस मॉडल क्या कहता है, आप क्या करेंगे, सोचना होगा। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है, और इस पैसे को देने वाले को क्या लाभ हो रहा है, और जिसको लाभ हो रहा है उसके ज़रिए सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो सरकार क्या सिर्फ पैसे को रोटेट कर रही है, ये मामला क्या है। मौका मिले तो यूट्यूब में कभी अरुण जेटली का भाषण सुनिएगा, जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आ रहे थे, कैसे ब्लैक मनी का उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे उस पर नकेल कसेगी, कैसे जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। बड़ा शानदार भाषण था, बड़ी सबने तालियां बजाई, लेकिन किसी को गिमिक समझ में नहीं आया, ये खेल क्या हो रहा है। बैंक और आरबीआई दोनों को यह हक नहीं है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है उसके नाम को सार्वजनिक कर दे, लेकिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है उसको यह हक है कि उसको पता चल जाए कि किसने पैसा दिया है। तो जिसने पैसा दिया है वो कुछ चाहेगा भी ना, अगर वो कुछ चाहेगा तो और गवर्नमेंट उसको कुछ देगी तो उसकी एवज में वो पैसा दे रहा है। ये रोटेशन भारत में उस नेक्सस के साथ शुरू होती है जहां पे कांग्रेस के दौर में कॉरपोरेट प्रेम और मोदी के दौर में गवर्नमेंट का कॉरपोरेटाइजेशन, इस फर्क को जरा समझने की कोशिश कीजिए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इस देश का संविधान ठप पड़ गया था, आपके हमारे अधिकार रुक गए थे। मौजूदा वक्त की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है लेकिन वो नहीं है, हमारे आपके अधिकार गायब है। अब आप क्या करोगे। हमें इसलिए भी लगता है कि देखिए ऐसा नहीं है ये देश इंटेलेक्चुअली इतना गरीब है। राजीव गांधी को याद कीजिए, विनोद दुआ जी की तो निधन हो गया। विनोद दुआ हमको बतलाते थे कि राजीव गांधी ने एक दिन उनको बुलाया और कहा, दुआ साहब हम ये चाहते हैं कि हम अपने मंत्रियों से कितना पूछते रहें कि तुमने क्या काम किया, और सेक्रेटरी भी मंत्री की बात मानता है, वह झूठ बोल देता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि आप एक प्रोग्राम बनाइए और जनता के सामने जाइए, उसका नाम कुछ आप सोच लीजिए। उसका नाम सोचा गया था जनवाणी। हम अपने सेक्रेटरीज को सबको बोल देते हैं, और मौजूदा वक्त में जब नया नया बैच आता है ना आईएएस का, तो आप देखे होंगे कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं और बताते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है और आपका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी ने सबको बुलाया उस पीरियड के आईएएस के, और उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है
ये जर्नलिस्ट हैं, ये हर संडे के दिन एक मंत्री को बुलाएंगे, उस मंत्री के विभाग से जुड़े हुए जो भी जानकारी ये चाहेंगे आप लोग सारी जानकारी इनको दे दीजिएगा, और ये काउंटर करेंगे मंत्री से और मंत्री को जवाब देना है। दुआ साहब बोले सर ये तो पैरेलल पार्लियामेंट हो जाएगी। यकीनन उन्होंने कहा ये तो पैरेलल में पार्लियामेंट हो जाएगी कि पार्लियामेंट के भीतर ये सब तो होता है, क्वेश्चन आवर में क्या होता है यही तो पूछा जाता है। बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं, क्वेश्चन आवर में होता क्या है कि जवाब देना भर होता है, और उस समय चूंकि लाइव तो होता नहीं था पार्लियामेंट, अब ना लाइव होता है, लेकिन अभी भी आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आवर में मैक्सिमम आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे सेक्रेटरीज लग गए हर विभाग के, और मंत्री बेचारा पसीने पोंछ रहा है, थर थर हो रहा है कि पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, और वो लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था करा दी गई। एक दो केसेस ऐसे आए जिसमें उसको फिर रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ा, क्योंकि मंत्री उतना रूबरू नहीं था कैमरे को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी इस देश के प्रधानमंत्री, किसी ने सोचा तो कि हमें इतना ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की विकास दर जो थी 1.4 हो गई 2017 का जिक्र हम कर रहे हैं। हमने दिखाया कि एग्रीकल्चर की विकास दर 1.4 हो गई है और ऐसे ऐसे हो गई है। मंत्री उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, मोतिहारी के सांसद हैं जो कि अभी भी हैं बीजेपी के, राधा मोहन या राधा कुछ नाम भूल गए, मोतिहारी से सांसद अभी भी हैं वो, राधा मोहन जी। हाँ, तो हम रात में प्रोग्राम दिखाए और अपना घर चले गए। तो चूँकि 10 बजे से प्रोग्राम होता था हमारा आज तक में, 11:30 बजे फ़ोन आया हमारे जो संपादक महोदय थे, बोले अरे प्रसून जी आपने क्या दिखा दिया, बड़ा वो हल्ला है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट गलत दिखा दिया, ये विकास दर तो 2.4 3 पॉइंट तक गया है, 4% तक गया है। अरे हम बोले सोइए महाराज, सो जाइए, अच्छा है, कल सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट डे पहुँचे, फिर उस पर फिर फ़ोन हमारे आई, हमारा पटना का रिपोर्टर जो था उसने बोला अरे क्या दिखा दिया आपने यार, वो मंत्री जी बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मुश्किल क्या थी, हमारे प्रोग्राम को देश के प्रधानमंत्री देखा करते हैं, ठीक है उस समय देखा करते थे, उनके रूम में वैसे टेलीविज़न लगा हुआ, वो टीवी देखते हैं खूब, तो प्रोग्राम भी देखते थे। तो जाहिर है उन्होंने बताया नहीं मंत्री को, लेकिन उसमें जब विकास दर उनको नजर आई 1.4 तो इनके हाथ पांव फूल गए कि अरे तो साला गड़बड़ हो गया, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ और ऐसा है वैसा है। अब मतलब कुल मिला के बहुत हंगामा हुआ दिन भर, और शाम होते होते हमको आखिर में कहना पड़ा कि मंत्री जी को बोलिए कि बात करें सीधे, सेक्रेटरी से बात मत कराएं, दाएं बाएं बात मत कराएं, सीधे बात करा दें। तो फ़ोन आया, मैंने बोला जी बताइए। बोले क्या आपने जो भी उनका एक संवाद था दिखा दिया है, वो दिखाया। हमने बोला मंत्री जी आपको एक चीज़ आइडिया है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। बोले हाँ। हम बोले आपको याद है वहाँ पर लिखित जवाब भी कुछ होते हैं, और लिखित जवाब भारत सरकार ही देती है और आप ही के साइन से वो दिया जाता है, तो हम उससे पूछ क्यों रहे हैं, आप अपनी फाइल क्यों नहीं देख लेते हैं। और पीआईबी ने जारी किया है, आप अपने ही अधिकारियों से पूछ लीजिए, आप कहाँ दुनिया भर का फ़ोन लगा रहे हैं। बोले आप सही कह रहे हैं क्या। हम बोले यार हद हो गई। बोले हम 2 मिनट में आपको फ़ोन करते हैं। 2 मिनट में फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया। उसके बाद उन्होंने कहा अरे मंत्री जी कह रहे थे उनको पता नहीं था कि ऐसा है। पीआईबी ने जारी किया, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया, हम उसको दिखा रहे हैं और मंत्री को पता नहीं है। कैसे देश चल रहा है। अब देश चलाना वाकई मुश्किल काम है, लेकिन पत्रकारिता करना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, उस बिजनेस मॉडल को कैसे सहेजना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब इतने सारे अलग अलग तरीके से उसके आयाम मीडिया के खुल गए हैं कि अब वो बिजनेस मॉडल भी बन सकता है और
लोगों को अब यह महसूस होने लगा है कि मीडिया की जरूरत क्यों है। एक से एक लोग हमने देखा है जो कल तक न्यूज़ चैनलों के दरवाजे पर खड़े रहते थे कि हमारी खबर दिखा दे, कोई खड़ा नहीं मिलता है। अब वो इस सोशल मीडिया में ही चंद लोगों के पास आते जाते हैं और बोलते हैं ये किसी तरह बता दीजिए ना, ये जानकारी दे दीजिए ना। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो जिस देश के भीतर में मेन स्ट्रीम मीडिया से चीज़ें शिफ्ट होके पैरेलल मीडिया की दिशा में जा रही हो, उस देश के भीतर में कितना वक्त लगेगा गवर्नमेंट से चीज़ें चेंज होके पैरेलल में चली जाएगी? हमें नहीं लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। वो हम और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं और चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि सरोकार नहीं है लोगों के साथ, जनता के। ये कोई हैरत की बात है? इस देश का प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल हॉल के भाषण में 2014 में खुले तौर पर कहता है कि इस देश में पार्लियामेंट के भीतर जितने भी अपराधी या दागी पार्लियामेंट्रीज हैं, किसी भी हालत में 2015 में उनके खिलाफ सारे मुकदमे खत्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पहल करे और 2015 में ये पार्लियामेंट ईमानदारी के साथ लहलहानी चाहिए। और उसी प्राइम मिनिस्टर के काल में 2019 में 2014 के मुकाबले ज़्यादा दागी उम्मीदवार ना सिर्फ आते हैं बल्कि बीजेपी टिकट देती है। ये क्या मजाक है? इस देश के भीतर में प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी, अगर प्राइम मिनिस्टर का भाषण मजाक है तो फिर एडिटोरियल भी मजाक होगा, एंकरिंग भी मजाक होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी मजाक हो जाएंगे, सीबीआई की छापेमारी भी मजाक के तौर पर देखी जाएगी, ईडी जो हर दरवाजे घूम रहा है उसको भी मजाक के तौर पर देखा जाएगा। आता तो है लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? कमाल है। अरे भाई गलत किया है, गिरफ्तार करो, पूरा प्रोसेस है, कोर्ट है, जेल है, पुलिस है। इस देश के टैक्स पेयर का इतना पैसा आप पे खर्च हो रहा है, कहां से चलता है सुप्रीम कोर्ट? टैक्स पेयर के पैसे से ही ना चलता है। कोई जिम्मेदारी लेगा इस बात की? रंजन गोगोई पार्लियामेंट चले गए, उनसे 1 to 1 तो नहीं लेकिन शुरुआत में जर्नलिस्टों से उनके सवाल थे। उन्होंने बोला था मैं पार्लियामेंट में आऊंगा तब इसके जवाब दूंगा कि जुडिशरी में रिफॉर्म कैसे किया जाए। यानी इस देश का चीफ जस्टिस जो 10 बड़े मामलों में फैसले दे चुका हो और जो सत्ता के लिए ही फैसले हों, वह पार्लियामेंट में आकर जवाब देंगे कि जुडिशरी कैसे सुधर जाए। और तब से लेके आज तक वो दिन ही नहीं आया जहां पर वो जुडिशरी के रिफॉर्म को लेकर एक लाइन भी पार्लियामेंट में कह पाए हों कि हम आप नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, कि हम देख नहीं पा रहे हैं। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, दिखाई सबको दे रहा है, लेकिन हम लोग आदी हैं लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। हमें प्रोटोकॉल की समझ है। हम क्या करें? हम तो उसी लाइन पे चलना चाहते हैं कि जहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको पता है हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव में जिसको वोट मिल जाए वो जीत जाता है, वो बाहुबली हो या धनबल से मजबूत हो, वह नोट खुले तौर पर बांट रहा हो या रेवड़ियों के जरिए जिक्र कर रहा हो, बड़े बड़े वादे कर रहा हो या मुफ्त की परिस्थिति को पैदा कर रहा हो। देश कहाँ है? कहाँ पर है इस देश का जिक्र हम जो आप करना चाहते हैं? इस देश को समझने के लिए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो खुले तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते तक इस बात का फेयरवीज को लेकर चिंतित होता रहा कि ये रेवड़ियां बांटी जाए या ना बांटी जाए। अरे भाई, संविधान सभा में इसको लेकर चर्चा हुई थी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से काम करेगी तो कैसे चलेगा। इन सवालों को लेकर लोहिया और नेहरू के बीच में पार्लियामेंट के भीतर बहस हुई थी। अरे उठा लीजिए, सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन हमने आंखें बंद कर ली उस एजुकेशन और उस इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से जिसके जरिए हम लोग भारत की पहचान के साथ जुड़े हुए थे। यूं ही भारत का बोलबाला दुनिया भर में नहीं रहा एजुकेशन को लेकर, लेकिन अभी यूं ही बोलबाला नहीं है एजुकेशन को लेकर। दोनों परिस्थिति को समझिए। 8 लाख बच्चे 1 साल के भीतर इस देश के चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और उस
8 लाख बच्चों का जो ट्यूशन फीस है वो भारत के एजुकेशन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी के बजट को मिला लीजिएगा तो उनसे ज़्यादा बजट का पैसा जो है इस देश के छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में डॉलर की शक्ल में दे रहे हैं। ये मजाक नहीं है। तो किसको फिक्र है इस देश की? कोई बताए तो किसको फिक्र है? बार बार इस बात का जिक्र होता है कि नहीं नहीं कांग्रेस की सरकार क्या ऐसी नहीं थी। कांग्रेस की सरकार का एक वाकया हम आपको अपने अनुभव बतला देते हैं। 2009 में जब मनमोहन सिंह दोबारा चुन के आए, अगर आप लोग को याद हो तो 2007 में वह विदर्भ के यवतमाल में गए थे। किसानों की खुदकुशी वहाँ बहुत हो रही थी, विधवाओं से मिलने गए थे, सोनिया गांधी भी गई थी। और उस दौर में सोनिया गांधी के साथ जो एक एडवाइजरी कमेटी काम करती थी, वो लोग अपने तौर पर वेलफेयर स्कीम को ला रहे थे और मनमोहन सिंह मार्केट इकोनॉमी की दिशा में चल रहे थे। ये दो चीज़ें कंट्रडिक्शन के साथ टकरा भी रही थी, बहुत जगहों पर टकराई है। तो हम लगातार, चूंकि हम टेलीविज़न में तो हैं लेकिन हम अखबारों में भी लिखते हैं और उस समय भी लिखा करते थे, क्योंकि हमें लगता है कि अखबारों के शब्द जो होते हैं वो जब आप पढ़ते हैं और हम जब टेलीविज़न स्क्रीन पे कहते हैं, दोनों का असर अलग अलग होता है। और अखबारों में लिखे हुए शब्दों के साथ आपकी जो मेंटल एस्पेक्ट होता है वो आपको क्रिएटिव बनाता है। टेलीविज़न आपको नशे में ले जाता है। बोले हुए शब्द और लिखे हुए शब्द में ये अंतर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण बहुत शानदार होता है, वो आपको नशे में ले जाता है। और कहिएगा कि लिख के दीजिए तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोगों ने तो टेलीप्रॉम्प्टर वाला हिस्सा देखा है, खैर। लेकिन उससे आगे समझिए, हम जिस बात का जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं, मनमोहन सिंह 2009-10 में आए। उस समय एक तो वो एजुकेशन रिफॉर्म को चाह रहे थे और सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे, तो हमारा उनसे कोई परिचय नहीं था सिब्बल साहब से। लेकिन हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर जो हम इनसे बार बार कह रहे थे कि आपकी इकोनॉमी जो है इस देश के लोगों से नहीं जुड़ पा रही है, इसको लेकर हमने एक बहुत एग्रेसिव आर्टिकल भास्कर में लिखा। श्रवण गर्ग उनके एडिटर हुआ करते थे। आर्टिकल छपा एक दिन और सुबह सुबह श्रवण जी का फ़ोन आ गया। बोले अरे आज तो PMO से फ़ोन आ गया है। हम बोले क्या हो गया? अरे बोले मैं संपादक हूँ, अब मुझे फ़ोन आया है तो मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, मुझे लगता है कि आपके पास भी आएगा। हम बोले हुआ क्या है? बोले वो आपने जो लिख दिया है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स जो है इस देश के रगों से नहीं गुजर रही है, बल्कि हाड़मास देखती है और निकल जाती है। और उसमें और भी कई चीज़ों का जिक्र था, उस दिशा में नहीं जाते हैं। श्रवण गर्ग जी मिल के आए, हमको फ़ोन नहीं आया, हम अपना चले गए दफ्तर। नेक्स्ट फ़ोन आया, एक डॉक्टर सिंह थे वहाँ पर, जो रेलवे के डायरेक्टर हुआ करते थे, वहाँ से निकल के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ गए थे, PMO में थे। उन्होंने बताया कि वो मिलना चाहते हैं आपसे। अरे हम बोले मिले तो हुए ही हैं, हमने तो गोयनका पुरस्कार उनके हाथों से लिया है। बोले नहीं नहीं, वो उस तरीके से नहीं मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक अच्छी बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाह रहा है, और वह भी एक आर्टिकल को लेकर। आर्टिकल का जिक्र हालांकि उन्होंने नहीं किया था, ये तो हम बात की स्थिति को पहले जोड़ दे रहे हैं। लेकिन हम वहाँ पर गए तो 3 डायरेक्टर्स बैठे हुए थे PMO के भीतर में। डॉक्टर साहब खुद आए उसके बाद, और उससे पहले जो भी उनको होमवर्क था उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए थे। डायरेक्टर्स बोले कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब आए और उन्होंने अपने डायरेक्टर्स से पूछा, बातचीत हुई आपकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमको उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मिस्टर वाजपेयी आप एक काम करिए हमारे लिए, बड़ी पतली आवाज़ में बोलते थे, काम कीजिए, आप मेल कर दीजिए ना जो आप सोच रहे हैं, रिटर्न में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम बोले अच्छी बात है, कर देंगे। हमने मेल कर दिया। उस हिस्से का जो हमने लिखा था
जो रेलवे को लेकर लिखा था, रेलवे की ज़मीन के उपयोग को लेकर लिखा था, इस देश के मेडिकल एस्पेक्ट को लेकर लिखा था, किस रूप में एम्स बनने चाहिए इसको लेकर लिखा था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लिखा था, उसमें से लगभग 75% उन्होंने अपने बजट का हिस्सा बना दिया। और जर्नलिस्ट क्या कर सकता है, और कोई प्राइम मिनिस्टर और क्या कर सकता है, ये एक सवाल है। ये सवाल 2009-10 का है, लेकिन 2022 में तो ऐसी स्थिति नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आपके टेलीविज़न का लिंक रोक सकता है, प्रसारण रोक सकता है, आप जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे नहीं इसकी व्यवस्था कर सकता है। ये सब किया गया। तो कैसे डिफरेंस आता है? अगर ये डिफरेंस इंस्टीट्यूशंस के भीतर आ रहा है तो हमारी और आपकी जिंदगी के भीतर अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका असर हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि 2025 तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें इस देश में नौकरी नहीं होगी, थोड़ा इसको समझिए, सरकारी नौकरी नहीं होगी, पेंशन का बोझ सरकार उठाने को तैयार नहीं है, वह भी नहीं होगा जो सोच रहे हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी तो लगातार आरएसएस भी अपने तौर पर कह रही है, बीजेपी भी बार बार कह रही है, अमित शाह ने भी बहुत जगहों पर जिक्र कर दिया। क्या सरकारी नौकरी होती है? क्या हम मुद्रा योजना नहीं कर रहे हैं, लोन नहीं देते हैं आपको, एमएसएमई के जरिए चीज़ें नहीं डेवलप कर रहे हैं? उनके पास एक डाटा है, लेकिन हकीकत में परिस्थिति इस देश के भीतर की जो बन रही है वह ठीक वैसे ही है कि एक तरफ दुनिया के सबसे गरीब देशों से गरीब स्थिति में भारत का बहुसंख्यक समाज रहे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे रईस देशों की मार्केट इकोनॉमी के अनुकूल हमारा कंज्यूमर क्लास रहे, और इन दोनों के बीच जो है 90:10 का रेशियो है। आप उस 10% में भागम भाग के लिए नंबर 1 बनना चाहते हैं, बन जाइए, किसने रोका है? लेकिन इस देश की स्थितियां क्या होंगी? क्या ये खतरनाक स्थिति नहीं है कि जीएसटी का पैसा भी स्टेट को दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है? फेडरल स्ट्रक्चर जिस रूप में बनाया गया और उसके जरिए जिन मुद्दों को डाइवर्ट किया गया सेंटर से स्टेट के पास क्या होंगे, उसमें हस्तक्षेप शुरू हो गया। क्या ये खतरनाक स्थिति नहीं है? क्या हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कभी आपने ध्यान से पढ़ा है कि वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस पूंजी पर टिका है जिस पूंजी की कमाई यूनिवर्सिटीज के वीसीज को करनी है, कॉलेज के प्रिंसिपल को करनी है, और कॉलेज की जमीन से लेकर बिल्डिंग तक का मोनेटाइजेशन होना है। यानी यह सरकार मुफ्त में शिक्षा देने को तैयार नहीं है। हम एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर हर चीज की कीमत है। तो अगला सवाल होगा, इसमें दिक्कत क्या है? आपको है तो है, कीमत तो होनी ही चाहिए, दुनिया भर में होती है, आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें इस देश में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अगर ये तय करने लगे कि उसे मुनाफा चाहिए और उस बनाने वाली कंपनी में सरकार की भागीदारी ना हो, जिस सरकार को आपने चुना है, तो फिर आप कंपनी को ही चुन लीजिए, सरकार को क्यों चुन रहे हैं? हमारे सामने ये ऑप्शन क्यों नहीं आता है कि हम कंपनियों को चुनना शुरू कर दें? और जिस बात का जिक्र इस देश के भीतर में होता है कि कुछ कॉरपोरेट के पास सब कुछ चलते चला जा रहा है, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें लगता है कि एनसीएलटी नाम की एक संस्था बनाई गई जिसमें रिटायर्ड जजों को रखा गया, इंसॉल्वेंसी जो दूसरी बनाई गई, जो दिवालिया कंपनियां होती हैं उनको लेकर बनाया गया। उनमें कंपनियों के नाम आप पढ़ना शुरू कीजिए एक तरफ, दूसरी तरफ इस देश के पीएसयूज को अध्ययन करना शुरू कीजिए। कैसे सारी चीज़ें घाटे में और कैसे सारी चीज़ें बिकने को तैयार और बेचने वाला इस देश को छोड़ने को तैयार, और नया खरीदार जो आएगा उसको कैसे कौड़ियों के मोल देकर उसके ज़रिए पॉलिटिकल फंडिंग पार्टी को, और पार्टी उस पॉलिटिकल फंडिंग के ज़रिए स्टेट चलाने की स्थिति में। अगर ये रैकेट के तौर पर चीज़ें हैं तो
परसों ही तो डाटा आया है स्विस बैंक का, 2020 में 20,000 करोड़ था, अब 30,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने लिस्ट दे दी है जिनके पैसे जमा हैं, सरकार उस लिस्ट को सामने नहीं लेकर आती है। और यही लिस्ट जब 2013-14 में सामने आई थी तो पार्लियामेंट रुक गई थी कि सरकार लिस्ट छुपाती है। तो कांग्रेस के दौर में ये आज़ादी थी, पार्लियामेंट में आप बोल सकिए कि ये लिस्ट छुपाती है, और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, इस दौर में लिस्ट छुपाती है या लिस्ट आई है यह भी आपको नहीं पता चलता है। ये डिफरेंस है। तो हम कहाँ, कैसे, किस रूप में चीज़ों को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, शायद इसीलिए जर्नलिज्म की महत्ता बढ़ गई है। मीडिया का काम और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और हमें ऐसा लगता है कि जो मीडिया इन सारी परिस्थितियों को जीते हुए इस्टेब्लिश करेगा अपने आप को, उसकी क्रेडिबिलिटी जो होगी वही रिटर्न देगी। अगर वह इस बिजनेस मॉडल के दायरे में फंसेगा तो आज नहीं कल आपका खरीदार तो मिल ही जाएगा। अडानी ने खरीदा ना भाई एनडीटीवी को, कौन सी इसमें मुश्किल बात है। आप अपनी कंपनी की कीमत बताइएगा, 100 रुपये, वो बोलेगा अरे 2,000 ले लीजिए। पैसे की कमी कहाँ है, क्योंकि मोनोपोली पूरी चीज़ों में आ गई एक झटके में। और मोनोपोली आना तो ठीक है, एक आखिरी बात जरूर दिमाग में रखिएगा, गोडसे को यूं ही ताकत नहीं मिली थी कि गांधी जी को उसने गोली मार दी थी, और अडानी को यूं ही ताकत नहीं मिली है कि उसके पास सब कुछ है। दोनों परिस्थितियों में संकीर्णतावाद हो या कैपिटलिज्म हो, जनता द्वारा चुनी गई सरकार अगर उसके पीछे खड़ी हो जाती है तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं बचता है, और उस स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।